चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम एनक्लेक्स के उन सभी गोल्डन की पॉइंट और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं। उन सभी रिपीटेड एमसीक्यूज और गोल्डन की पॉइंट को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए नंबर 1 देखिएगा। नंबर 1 प्रश्न देखिएगा आप लोग। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि द रेशियो ऑफ कार्डियक कंप्रेशन एंड आर्टिफिशियल ब्रीथिंग क्या होना चाहिए। ये जो प्रश्न है ये प्रश्न फंडामेंटल के सीपीआर जो सीपीआर टॉपिक है उससे लिया गया है। इसमें ऑप्शन देखिएगा आप लोग कि कोई इंसान है जिसको आप सीपीआर दे रहे हो, पेशेंट को आप सीपीआर दे रहे हो, तो उस स्थिति में आप उसको यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कि या तो 60 कंप्रेशन दोगे और 6 ब्रीथिंग दोगे, या फिर 15 बार कंप्रेशन देने के बाद 2 बार ब्रीथिंग दोगे, या फिर 30 बार कंप्रेशन देने के बाद 3 बार ब्रीथिंग दोगे, या 12 कंप्रेशन देने के बाद 3 ब्रीथिंग दोगे। सबसे पहले जानते हैं सीपीआर के बारे में कि यदि किसी पेशेंट का कार्डियक एक्टिविटी रुक जाए यानी कि हार्ट काम करना बंद कर दे, तब अपन क्या करते हैं दोस्तों, सीपीआर देते हैं। सीपीआर बोले तो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसके अंदर अपन क्या करते हैं दोस्तों, पेशेंट को कंप्रेशन भी देते हैं। क्या? पेशेंट को कंप्रेशन भी देते हैं। इसके साथ में क्या देते हैं, कंप्रेशन के साथ में उसका एयरवे मेंटेन करते हैं। एयरवे मेंटेन करने के साथ में क्या करते हैं, अपन उसको ब्रीथिंग भी देते हैं। क्या देते हैं? ब्रीथिंग भी देते हैं। तो आप लोग इसका आंसर फटाफट से कमेंट में पुट कीजिए फटाफट कि जो है कि कार्डियक कंप्रेशन का और ब्रीथिंग का रेशो क्या होना चाहिए। कि आपने उसको कंप्रेशन दिया, कंप्रेशन देने के बाद आप ब्रीथिंग देंगे, तो दोनों का जो रेशो है वो क्या होना चाहिए। फटाफट दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर चलो मैं ही बता देता हूँ। इसका आंसर क्या होगा, जो इसका राइट आंसर होगा वो आंसर होगा सी। यानी कि हम क्या करेंगे, यानी कि हम लोग 30 बार कंप्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? 30 बार कंप्रेशन करेंगे। उसके बाद जो है कि 3 बार उसको ब्रीथिंग देंगे। 30 बार कंप्रेशन करेंगे और 3 बार जो है कि ब्रीथिंग देंगे। ये जो पैटर्न होता है ये सभी में अलग अलग होता है। ये एडल्ट में जो होता है ये जो पूछा गया है यहाँ पे किसी का एज क्राइटेरिया नहीं दिखाया गया है। ये अगर यहाँ पे पूछा जाता कि इन्फेंट में क्या होता है, तो इन्फेंट का राइट आंसर जाता माय डियर 15:2। क्या जाता? 15:2। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है, किसी एज क्राइटेरिया नहीं दे रखा है, इसलिए क्या आंसर जाएगा? 33 आंसर जाएगा। चलिए सीपीआर के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि सीपीआर एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीआर के फुल फॉर्म के बारे में कि सीपीआर की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। क्या होती है माय डियर? सीपीआर की फुल फॉर्म कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसको एक और नाम से जानते हैं, वो होता है BALS। क्या बहुत सी बार एग्जाम में BLS के नाम से क्वेश्चन पूछा गया है। जो स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है कि BLS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक लाइफ सपोर्ट। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? बेसिक लाइफ सपोर्ट होती है। क्लियर है यहाँ तक आपको? चलिए सीपीआर देने के बारे में कुछ इंडिकेटर होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है, उनको डिस्कस कर लेते हैं कि सीपीआर देने से पहले कुछ सीक्वेंस होता है। सीपीआर देने से पहले सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है? सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कॉन्शियसनेस चेक करने की। सबसे पहली प्रायोरिटी कौन सी होती है माय डियर? कॉन्शियसनेस चेक करने की। कॉन्शियसनेस चेक करेंगे। रास्ते चलते आदमी को सीपीआर देंगे नहीं, रास्ते चलते आदमी को सीपीआर देंगे नहीं। जो आदमी बेहोश पड़ा है उससे पहले ही कॉन्शियस चेक करने के लिए उससे पूछो, आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो। अगर वो जवाब देता है तो कोई बात नहीं भैया, ठीक है। लेकिन अगर वो जवाब नहीं देता है तो उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आपकी प्रायोरिटी क्या बनेगी? उसके बाद आपकी प्रायोरिटी बनेगी माय डियर कि उसके बाद जो है कि आप उसका पल्स चेक करोगे। उसके बाद क्या करोगे? आप उसका पल्स चेक करोगे। पल्स चेक करने के लिए प्रत्येक एज ग्रुप का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो हम बात करते हैं पल्स में, इन्फेंट की बात करते हैं कि इन्फेंट में जो है कि इन्फेंट में कौन सी पल्स चेक की जाती है। तो इन्फेंट में माय डियर हमेशा याद रखिएगा कि इन्फेंट में जो है कि ब्रेकियल पल्स चेक की जाती है। ये क्वेश्चन जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है और काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि ड्यूरिंग सीपीआर देने से पहले इन्फेंट में कौन सी पल्स चेक करेंगे माय डियर। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ब्रेकियल पल्स चेक करेंगे। लेकिन अगर वहीं आपसे
पूछे कि चाइल्ड में कौन सी पल्स चेक करेंगे, तो चाइल्ड में जो है कि फीमोरल पल्स चेक करेंगे। और अगर आपको एडल्ट के बारे में पूछे कि हम एडल्ट में कौन सी पल्स चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, एडल्ट में कौन सी पल्स चेक करेंगे माय डियर, कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। कौन सी पल्स चेक करेंगे माय डियर, कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। चेस्ट कंप्रेशन देंगे, तो यहाँ पे आगे देखिएगा पल्स चेक करने के बाद चेस्ट कंप्रेशन देंगे। हम चेस्ट कंप्रेशन देंगे, लेकिन अगर चेस्ट कंप्रेशन देने के लिए आदमी एक है, आप अकेले हो और आपको पेशेंट को चेस्ट कंप्रेशन देना है, आप अकेले हो, आपका कोई दोस्त नहीं है, लेकिन चेस्ट कंप्रेशन देना है, तो यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है माय डियर कि यदि रेस्क्यू यानी कि सीपीआर देने वाला आदमी, इसको रेस्क्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, सीपीआर देने वाला आदमी यदि एक है तो उसमें कंप्रेशन रेट क्या रहेगा, 30:2 रहेगा। क्या रहेगा, 30:2 रहेगा। क्लियर है? चलिए अब लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर जो है कि रेस्क्यू दो है, यानी कि सीपीआर देने वाले पर्सन दो हो, तो हम अगर एडल्ट एंड चाइल्ड में तो 30:2 ही रहेगा। 30 कंप्रेशन करने के बाद 2 ब्रीथिंग देंगे। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट में क्या रहेगा, 15:2 रहेगा। यानी कि 15 कंप्रेशन देने के बाद हम 2 बार ब्रीथिंग देंगे। क्या देंगे, 15 कंप्रेशन करने के बाद हम 2 बार ब्रीथिंग देंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सीपीआर के बारे में गोल्डन पॉइंट और जहाँ से इम्पोर्टेड एमसीक्यू बनते हैं वो सभी जानकारी आपके साथ शेयर कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए आप लोग। द कलर यूज्ड फॉर टैगिंग अ डेड बॉडी। अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसको कब कौन सा कलर कोड देंगे, यह प्रश्न में पूछा गया है। यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसको कौन सा कलर कोड देंगे, यह प्रश्न में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन देखिएगा आप लोग, कि या तो हम येलो कलर कोड देंगे उसको, या तो येलो कलर कोड देंगे, या फिर उसको हम ब्लैक कलर कोड देंगे, या कौन सा देंगे, ब्लैक कलर कोड देंगे, या रेड देंगे, या रेड कलर कोड देंगे, या ग्रीन कलर कोड देंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसको कौन सा कलर कोड देंगे, किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसमें कौन सा कलर कोड देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें कौन सा कलर कोड देंगे हम, जो है कि ब्लैक कलर कोड देंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम थोड़ा जान लेते हैं ग्रीन के बारे में कि ग्रीन कलर कोड कहाँ पे दिया जाता है। तो उसमें देखिएगा कि जो एम्बुलेटरी पेशेंट होते हैं उनमें कौन सा दिए जाते हैं, ग्रीन कलर कोड दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है माय डियर, कि एम्बुलेटरी पेशेंट के अंदर जो है कि वो घूम फिर सकते हैं, एक वार्ड से दूसरे वार्ड में आसानी से जा सकते हैं, उन पेशेंट में जो है कि ग्रीन कलर कोड दिया जाएगा। कौन सा दिया जाएगा माय डियर, ग्रीन कलर कोड दिया जाएगा। लेकिन अगर हम वही बात करें रेड कलर कोड की बात करें तो वहाँ पे क्या आएगा, इमरजेंसी के लिए आएगा। अगर 6 घंटे, यहाँ पे मैंने स्पेशली मेंशन किया है माय डियर, आप देखिए कि इमरजेंसी के लिए और 6 घंटे से कम, इसका मतलब क्या है, अगर 6 घंटे के अंदर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो इसका क्रियाक्रम खत्म हो जाएगा, मरीज मर जाएगा, इसका मतलब है। तो उसके लिए हम कौन सा देंगे, रेड कलर कोड देंगे। रेड, क्लियर है यहाँ तक आपको? चलिए हम इसके बाद देखते हैं येलो के बारे में, देखते हैं कि येलो कलर कोड किस चीज़ को दर्शाता है। जो येलो कलर कोड होता है वो अर्जेंट चीज़ को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, अर्जेंसी है। मान लीजिए कि किसी पेशेंट को 2 से 6 घंटे के अंदर हमको देखना है, तो ये क्या होगा, अर्जेंसी होगा। क्लियर है यहाँ तक आपको? एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, काफ़ी बार पूछा गया है कि जो है यहाँ एमसीक्यू में क्लियरली पूछा गया है कि पेशेंट को कलर कोड देना है हमको सिचुएशन के आधार पे। मान लीजिएगा कि कोई एम्बुलेटरी पेशेंट है जो कि एक वार्ड से दूसरे वार्ड में आसानी से जा सकता है, तो उसको हम कौन सा देंगे, ग्रीन कलर कोड देंगे। लेकिन किसी पेशेंट के लिए इमरजेंसी है, एक्सीडेंटल पेशेंट है जो कि 5-6 घंटे में जाने वाला है, तो उसके लिए हम कौन सा रेड कलर कोड देंगे, रेड कलर कोड देंगे। लेकिन हम यही बात करें येलो कलर कोड की बात करें तो वो अर्जेंट पेशेंट के लिए देंगे, यानी कि किसी को राउंडली 2 से 6 घंटे में चेकअप के लिए देखना है। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट एमसीक्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन जो है कि व्हेन यू कम्स अक्रॉस अ पर्सन लाइन अनरेस्पॉन्सिव ऑन द रोड यू फर्स्ट एक्शन शुड बी। आप रास्ते से होकर गुजर रहे हैं और आपको बेहोश आदमी मिला है, आपका पहला दायित्व क्या होगा? क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन देखिएगा इसमें कि इसमें ऑप्शन बताया गया है कि या तो मेक द पर्सन टू लाई ऑन द साइड, रोड के साइड में कर देंगे पेशेंट को, कॉल द एम्बुलेंस एंड स्टार्ट सीपीआर, मेक द पर्सन एट टू सीट, लीव द पर्सन वेक अप टू हिमसेल्फ। तो यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहला दायित्व क्या होगा आपका? जब भी किसी पेशेंट आपको ऐसा दिखे या आपको ऐसा मरीज दिखे तो आपका पहला दायित्व क्या होना चाहिए? आपको पहला दायित्व होना चाहिए कि उस मरीज को रास्ते से हटाओ, राइट, उस दुर्घटना वाली घटना से दूर लेके जाओ। क्लियर है? यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी देखिए कि कॉल द एम्बुलेंस एंड स्टार्ट सीपीआर। अगर हम उसी जगह पर सीपीआर देने लग गए तो अगला गाड़ी वाला जो आएगा ना, वो उस पेशेंट के साथ साथ आपको कुचल देगा, तो नेक्स्ट सीपीआर देने की ज़रूरत आपको पड़ जाएगी। क्लियर है? और मेक द पर्सन सिट, पेशेंट को बिठा तो सकते ही नहीं है क्योंकि पेशेंट तो सीपीआर देने की कंडीशन में है, तो अनकॉन्शियस है नहीं। और जो लीव द पर्सन टू वेकअप, ये तो नर्सिंग जो प्रायोरिटी होती है उसके अगेंस्ट है, उसके खिलाफ है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ए, कि मेक द पर्सन टू लाई ऑन द वन साइड, रोड के एक साइड, एक किनारे पे ले जाएंगे, जो दुर्घटना वाली जगह है उससे दूर ले जाएंगे। चाहे वो फायर वाली कंडीशन हो, कोई सी भी कंडीशन हो, हम पेशेंट को पहले जो दुर्घटना वाली स्थिति है, जो दुर्घटना वाली साइट है, जो वहाँ का प्लेसमेंट है वो चेंज करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्शन लेंगे। क्लियर है? अगर हम सेफ, सबसे पहले यहाँ देखिए आप, तीन चीज़ें बताऊंगा मैं आपको कि सेफ पैलेस इस समय फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। क्या होती है? सेफ पैलेस जो होती है इस समय सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अगर हम सेकंड प्रायोरिटी की बात करें, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम सेकंड प्रायोरिटी की बात करें तो सेकंड प्रायोरिटी क्या होती है? कॉल द एम्बुलेंस, हम एम्बुलेंस को बुलाएंगे। और थर्ड प्रायोरिटी की बात करें यहाँ पे तो गिव द सीपीआर। क्लियर है? सबसे पहले तो मरीज को क्या करेंगे? दुर्घटना वाली घटना से अलग करेंगे, यानी कि सेफ प्लेस पर लेकर जाएंगे, उसको सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्लियर है? लेकिन सेकंड प्रायोरिटी की बात करें तो एम्बुलेंस को बुलाकर फटाफट से क्या कर देना चाहिए? सीपीआर स्टार्ट कर देना चाहिए। 5 साइकिल ऑफ सीपीआर की कंप्लीट कर देनी चाहिए। कितनी? 5 साइकिल ऑफ सीपीआर की कंप्लीट कर देनी चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एन्यूरेसिस क्या होता है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? एन्यूरेसिस क्या होता है। इसमें ऑप्शन देखिएगा, इसमें ऑप्शन देखिएगा कि लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ यूरिन, इसमें यूरिन के लॉस ऑफ, जो यूरिन करने की जो कंट्रोलेशन होता है वो क्या है कि लॉस हो जाएगा, या ब्रेस्ट होल्डिंग हो जाएगा, या लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ स्टूल हो जाएगा, या लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ वोमिट हो जाएगा। फटाफट से इसमें राइट आंसर पुट कीजिएगा आप लोग, फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा इसका? फटाफट से पुट कीजिए। देखिएगा एन्यूरेसिस का मतलब क्या होता है। एन्यूरेसिस का मतलब होता है, सबसे पहले हम देखते हैं, एन्यूरेसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ यूरिन। ही राइट आंसर क्या जाएगा इसमें? ए जाएगा। राइट आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा। आपने कभी बेड वेटिंग का नाम सुना है? बेड वेटिंग का नाम सुना है कभी? मैं बताता हूँ आपको कि इसमें क्या होता है कि एन्यूरेसिस को बेड वेटिंग के नाम से भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो 5 साल से जो बड़े बच्चे होते हैं वो नाइट में यूरिन पास आउट कर देते हैं बेड पे। क्या करते हैं? जो 5 साल पे एज के बाद के अनकंट्रोल यूरिन का पास होना, कब? नाइट के अंदर। क्लियर है? बेस्ट ट्रीटमेंट की बात करते हैं इसके कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगा एन्यूरेसिस का। अगर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की हम बात करें तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगा एन्यूरेसिस का? अलार्म थेरेपी। क्या होगा? अलार्म थेरेपी। मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो 8 बजे सोया है, तो एक तो उसको 11 बजे, एक उसको रात को 3 बजे, और एक सुबह 5 से 6 बजे के बीच में उठा के टॉयलेट करवा दो, सबसे बढ़िया है।
ताकि वो बेड वेटिंग करेगा ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम सेकंड लाइन ट्रीटमेंट की बात करें तो सेकंड लाइन ट्रीटमेंट जो होगा वो फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा। क्या होगा माय डियर? फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो कि सेकंड लाइन ट्रीटमेंट जो ड्रग दी जाती है, एक तो कौन सी दी जाती है, जो फर्स्ट ड्रग दी जाती है वो होती है डेस्मोप्रेसिन, डेस्मोप्रेसिन होती है। और सेकंड जो होती है वो इमिप्रामाइन, इमिप्राइन। ये दोनों जो ड्रग्स होती है, ये दोनों कौन सी होती है? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है। कौन सी होती है माय डियर? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है। क्लियर है? ऑप्शन में दे रखा है कि लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ स्टूल। ये एक प्रश्न जो है कि स्टाफ नर्स के अंदर पूछा गया था कि अगर किसी पर्सन में लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ स्टूल हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आगे देखिएगा कि अगर किसी पर्सन में ऐसा हो जाए तो उसे क्या कहेंगे हम? लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ स्टूल, तो एनकोरपोरोसिस, एनकोरप्रोसिस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ चोकिंग। किसका ट्रीटमेंट की बात कर रहा है? फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर चोकिंग। किसी के गले में कुछ फंस गया है, किसी के गले में कुछ फंस गया है, अब अपन को निकालना है। तो इसमें ऑप्शन देखिएगा, इसमें ऑप्शन देखिएगा कि अपन को क्या करें। या तो एम्बुलेंस को बुलाए, एम्बुलेंस को बुलाएंगे तब तो मर ही जाएगा वो। एम्बुलेंस को बुलाए, या गिव समथिंग टू ड्रिंक, उसको पीने के लिए कुछ दे दें। या ट्राई टू रिमूव ऑब्जेक्ट यूर फिंगर, उंगली डालकर उसको निकालने की कोशिश करें। या गिव 5 शार्प बैक ब्लो बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स, पीछे पीठ को थपथपाएं। क्या? पीछे पीठ को थपथपाएं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है और रिपीटेड क्वेश्चन है। प्लीज़ राइट आंसर पुट कीजिए फटाफट। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राइट आंसर होगा डी, गिव 5 शार्प बैक ब्लो बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स। कंधे के पीछे, कंधों के पीछे जो प्रोन पेशेंट को प्रोन पोजीशन देकर उसके पीठ के पीछे स्केपुला बोन के बीच में थपथपाना। जो दोनों साइड में, पीठ के पीछे दोनों साइड में जो स्केपुला बोन होती है, क्या होती है? स्केपुला बोन जो होती है, मान लीजिए कि ये पेशेंट की पीठ है, इसके बीच में ये रीढ़ की हड्डी जा रही है और इन दोनों के बीच में यहाँ पे थपथपाना, यहाँ पे थपथपाना पेशेंट को प्रोन पोजीशन देके, जिससे क्या होगा? जो वो है वो फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स बाहर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगर हम एडल्ट की बात करें कि एडल्ट में कौन सा मेथड इस्तेमाल में लेते हैं, तो एडल्ट में देखिएगा यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि प्रोन पोजीशन देकर पीठ के पीछे स्कूपुला बोन के बीच में थपथपाना, जिससे क्या होगा कि चोकिंग के लिए जो भी गले में अटका है वो बाहर निकल जाएगा। अगर हम एडल्ट की बात करें तो हेलमिच मैनुअर, हेलविच मैनुअर मेथड कौन सा? इसको एको नाम से जानते हैं, मैंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है, इसको एको नाम से जानते हैं। कौन सा मेथड? एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनुअल। कौन सा? एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनुअल। यूज्ड इन एडल्ट, किसके अंदर इस्तेमाल में लिया जाता है? एडल्ट के अंदर। फॉर रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी, कहने का मतलब है कि हेलमिच मैनुअर या एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनुअल मेथड होता है वो एडल्ट के अंदर इस्तेमाल में लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, मतलब एक नॉलेजेबल प्रश्न बनता है कि जो हेलमिच मैनुअर मेथड होता है वो किसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। तो यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो हेलमिच मैनुअर मेथड है, जो हेलमिच मैनुअल मेथड है वो किसके? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान एंड ओबेसिटी के अंदर क्या होता है? वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। क्लियर है? इन दोनों के अंदर हम इसको इस्तेमाल में नहीं लेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा आप लोग। तो फिर भाई प्रेगनेंसी और ओबेसिटी के अंदर कौन सा मेथड इस्तेमाल में लेते हैं? तो वो मैंने क्लियरली मेंशन किया है, यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि ओबेसिटी और प्रेगनेंसी के अंदर हम चेस्ट थ्रस्ट मैनुअल इस्तेमाल में लेंगे। कौन सा इस्तेमाल में लेंगे? चेस्ट थ्रस्ट मैनुअल इस्तेमाल में लेंगे। इसमें क्या होगा? चेस्ट को अपवर्ड प्रेशर कीजिए, चेस्ट के ऊपर अपवर्ड प्रेशर कीजिए, फॉरेन बॉडी बाहर निकल आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा इसमें
अ मस्कुलर पोच लाइक सेक दैट लाइज कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, स्लाइटली टू द लेफ्ट एब्डोमन टू द स्टोर फूड फॉर टेम्पररी, कुछ समय के लिए भोजन को स्टोर कर रहा है। तो इसको हम वह कौन सा ऑर्गन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू रिड्यूस, सॉरी, वह कौन सा ऑर्गन है जो टेम्पररी फूड को स्टोर कर रहा है। इसमें बताइए आप, जो कि मस्कुलर पोच लाइक सेक है, उसमें ऑप्शन है स्टोमक है, या यूरिनरी ब्लाडर है, या गाल ब्लाडर है, या लंग्स है। कौन सा इसमें ऑप्शन पुट कीजिए फटाफट, गाल ब्लाडर है, या लंग्स है, या स्टोमक है। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा इसका। चलिए हम ही बता देते हैं, इसका राइट आंसर ए होगा। क्या होगा? स्टोमक होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टोमक होगा। अरे भाई, अगर यूरिनरी ब्लाडर की बात करें तो यूरिनरी ब्लाडर का देखिए कि ये क्या काम करता है, यूरिन के स्टोरेज का काम करता है। क्या काम करता है? यूरिन के स्टोरेज का काम करता है। क्लियर है। अगर हम गाल ब्लाडर की बात करें और लीवर की बात करें तो ये कहाँ पे होते हैं? ये दोनों जो होते हैं एब्डोमन के राइट साइड में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? एब्डोमन के राइट साइड में होते हैं। क्लियर है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ऑप्शन में क्या है कि लेफ्ट साइड में है, तो राइट साइड को तो वैसे ही भूल जाएंगे अपन लोग। क्लियर है। अगर हम लोग लंग्स की बात करें तो लंग्स के बारे में देख लीजिए, ये कहाँ पे होते हैं? थोरेसिक कैविटी के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोरेसिक कैविटी के अंदर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि राइट आंसर क्या जाएगा अपना? स्टोमक जाएगा। क्लियर है। अगर स्टोमक की कैपेसिटी की बात करें, स्टोमक की कैपेसिटी की बात करें तो कितना होता है? याद रखिएगा, 1500 ml होता है। लेकिन अगर बिन बुलाए मेहमान की तरह किसी के वहाँ खाने में चल जाए तो ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू रिड्यूस एंजाइटी एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेन। पोस्ट ऑपरेटिव पेन, मान लीजिए किसी का ऑपरेशन हुआ है और पोस्ट ऑपरेटिव पेन को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे कि रेस्ट एंड स्लीप, उसको बोलेंगे कि भाई रेस्ट कीजिए, स्लीप कीजिए। 1% भी उसको रेस्ट नहीं होगा और स्लीप की तो बात ही मत कीजिए। चिंता तनाव से तो मुक्त हो ही नहीं पाएगा। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करेंगे। अरे ये कोई मरीज साइकोलॉजी थोड़ी है, इसकी काउंसलिंग करेंगे। प्री ऑपरेटिव टीचिंग देंगे, ऑपरेशन करने से पहले समझाएंगे बुझाएंगे। और अगर नहीं हुआ तो प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट भरेंगे। क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है कि उसमें रेस्ट एंड स्लीप कर देगा। तो ये है, तो रेस्ट एंड स्लीप तो उसको आएगा नहीं। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हम करेंगे नहीं क्योंकि पेशेंट साइकेट्रिक पेशेंट नहीं है। और प्री ऑपरेटिव टीचिंग हम ये दे सकते हैं, और प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट। तो यहाँ पे देखिएगा, प्री ऑपरेटिव टीचिंग आप सभी लोगों को पता होगा कि ऑपरेशन करने से पहले जब डॉक्टर राउंड पे आता है तो मरीज को अच्छे से समझा कर जाता है। कल 2 बजे आपका ऑपरेशन है, 2 बजे ओटी में आ जाना, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारी सारी टीम वहाँ रहती है। आपको इस प्रकार का एनेस्थीसिया दिया जाएगा जिससे आपको दर्द नहीं होगा, पेन किलर दे देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। 20 मिनट का ऑपरेशन है, ये सारी बातें मरीज को बता देंगे तो ऑपरेशन से पहले मरीज के लिए ठीक रहेगा, तो उसको एंजाइटी कम होगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।